हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसमें पहले ही हम ये जान लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली इसलिए होती है ताकि जो हमारा एटम है वो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे सके, वो स्टेबल हो सके। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब ये जो एटम होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसके लिए दो थ्योरी हमें पढ़ना है, एमओटी एंड VSPR थ्योरी। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही हमारा क्वेश्चन है कि वाई डू एटम कंबाइन। एटम जो होते हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है टू फाइंड द फॉर्म ऑफ नोबल गैस एंड स्टेबलाइज। मतलब कि वो नोबल गैस स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कंबाइन होते हैं। तो इनके कंबाइन होने के कौन कौन से नियम है? ऑक्टेट रूल है। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है कि कॉलेस और लुईस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो नोबेल गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो कंबाइन इसीलिए होते हैं ताकि वो अपना जो ऑक्टेट है उसे पूरा कर सके, मतलब अष्टक को पूरा कर सके, वो ऐसी संरचना प्राप्त कर सके NH2 NP6। NH2 मतलब N यहाँ कोई भी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है, और S ऑर्बिटल है और P ऑर्बिटल है। S में 2 और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिससे कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो सकता है। दोनों मिला के 8 हो गए। अब ऑक्टेट नियम की सीमाएं कुछ थी। ऑक्टेट नियम ने कहा तो था कि मतलब कोई भी जो एटम होता है वो कंबाइन होता है ताकि वो अपना अष्टक पूरा कर सके। तो इसमें सीमाएं थी। तो पहला क्या था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, SF6। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जबकि ऑक्टेट नियम कहता है कि केवल मतलब कोई भी एटम स्टेबल तभी हो सकता है जब उसका ऑक्टेट पूरा, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है। SF6 में ये एक कंपाउंड है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। BF3 जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये फिर भी स्टेबल है। तो इनकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टी है। इसको जब हम लोग VSPR थ्योरी पढ़ेंगे तो ये कैसे स्टेबल है वो हमें पता चल जाएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं। तो पहला हो गया ऑक्टेट रूल मतलब कारण कंबाइन होते हैं, मतलब ऑक्टेट रूल के लिए कंबाइन होते हैं ताकि वो अपना अष्टक पूरा कर सके। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा लोअरिंग ऑफ एनर्जी। लोअरिंग ऑफ एनर्जी मतलब क्या है कि जब दो एटम आपस में पास आते हैं, जब समीप आते हैं एक दूसरे के, तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है। और वो जब कंबाइन होते हैं तो उनकी ऊर्जा जो होती है वो कम होती है। वो जब आपस में पास आते हैं आकर्षण बल के द्वारा, तो वो अपनी ऊर्जा को रिमूव करते हैं, जिसके कारण एनर्जी जब कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है? नहीं है? यहाँ मैंने चार्ट भी दिखाया है। जब दो एटम है, मतलब ये A कोई एटम है और ये कोई B एटम है, दोनों पास आ रहे हैं तो प्रतिकर्षण हो रहा है, और प्रतिकर्षण हो रहा है तो एनर्जी लो हो रही है, और एनर्जी लो होगी तो स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है? यही 2 कारण है जिसके कारण मेटल जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, एटम जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं। अब एटम कंबाइन किस तरीके से होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो एटम के कंबाइन होने का 2 बॉन्ड होता है, मतलब एटम जब कंबाइन होते हैं वो 2 तरीके से कंबाइन होते हैं, मतलब 2 बॉन्ड बनाते हैं 2 तरीके के, आयनिक और कोवेलेंट। तीसरा बॉन्ड है जो हमें 12th में पढ़ना है, वो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या है? मतलब कोऑर्डिनेशन तो हमें 12th में पढ़ना है, उसको छोड़ देते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड होता है जिसमें एक जो हमारा एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को ही दे दे। और कोवेलेंट क्या होगा? मतलब दोनों साझेदारी करें। इसमें क्या होगा? किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा एक्स्ट्रा में और कोई दूसरा ऑर्बिटल आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है? कोवेलेंट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये अपना रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना रखेगा।
ठीक है, दोनों ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और ये कंबाइन हो जाएंगे, ये इस तरह के बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में एक खाली होता है, दूसरा भरा हुआ आएगा, दूसरा भरा हुआ आएगा और वो मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एनिक बॉन्ड हम देखते हैं। एनिक बॉन्ड में क्या हमने बताया कि एक पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देता है। जैसे हम देख लेते हैं NaCl में Na अपने इलेक्ट्रॉन को, Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, S में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसे ऑक्टेट पूरा करना है, अभी हमने पढ़ा बॉन्डिंग इसीलिए होती है ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके और स्टेबल हो सके। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर ये अपना निकाल दे, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे, तो ये अपना स्टेबल हो सकता है। क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाए तब भी इसका ऑक्टेट पूरा हो सकता है। यम और यम जो है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए Na जो होता है वो अपना Na+ बनाता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और Cl जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बनाता है और दोनों कंबाइन होके NaCl बनाते हैं। अब जो आयनिक बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले तो कैटायन फॉर्मेशन होता है। कैटायन मतलब धन आयन का निर्माण। जैसे कि NaCl में पहले Na+ बना था, फिर उसके बाद एनायन फॉर्मेशन हुआ था क्लोरीन Cl- के रूप में। जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा तभी तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं वो अरेंज होते हैं और क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिकों के बनने को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि आयनिक यौगिक जो हमारे बनते हैं, जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये देख लेते हैं। तो इसके 3 मेन फैक्टर होते हैं। पहला, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे आयनन ऊर्जा कहते हैं या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि कोई भी अगर हमारा मेटल है, ये हमारा मेटल हो, न्यूक्लियस हो गया, उसके चारों ओर उसके ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ये हमारा कोई मेटल है मान लीजिए, और ये अपना लास्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी वही हमारी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कोई भी हमारा एटम है उसके लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कोई भी ये एटम हो गया X, उसे X पॉजिटिव बनना है। X पॉजिटिव कब बनेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन अपना निकालेगा। तो वही एक इलेक्ट्रॉन अगर वो अपना निकाल रहा है तो जो ऊर्जा लगेगी उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी अधिक है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, और अगर ज़्यादा ऊर्जा लग रही है तो हमारा जो आयोनिक बॉन्ड है, जो आयोनिक बॉन्ड हमारा बन रहा है वो कमज़ोर होगा, मतलब वो नहीं बन पाएगा। यही मैंने लिखा है, जब आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी तो कैटायन बनना कठिन होगा। कैटायन बनना कठिन होगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा। इसका कारण यही है। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन उतना निकलेगा, और कैटायन उतना आसानी से बनेगा, और आयनिक बॉन्ड उतना आसानी से बनेगा। तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, कैटायन फॉर्मेशन के। ठीक है, EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जैसे उसमें था कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे हम कहते हैं आयनन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ले रहे हैं तो परमाणु ऋणायन हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन को लेने में जितनी ऊर्जा लगती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितने ज़्यादा होगी एनायन फॉर्मेशन उतना अधिक होगा। एक इलेक्ट्रॉन को लेने में मतलब जल्दी से ले लेगा तो उतना ही ज़्यादा आसानी से वो बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी होती है, ये मतलब 2 कारणों पे निर्भर करती है। लैटिस एनर्जी मतलब जालक ऊर्जा, मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए NaCl ही हम ले लेते हैं, अगर इसको हमें
इनके कंपोनेंट में तोड़ना है Na+ और Cl- में, तो ये इन्हें तोड़ने के लिए हम जो ऊर्जा देते हैं उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी मतलब जालक ऊर्जा। तो ये दो बातों पर निर्भर करती है, साइज ऑफ आयन या एनायन कहे तो, मतलब ये दोनों जो Na और Cl है उनका साइज, अगर दोनों के साइज में अगर अंतर ज़्यादा होगा तो उनका बॉन्डिंग उतना मजबूत नहीं हो पाएगा और बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा आसान होगा। तो यही है साइज ऑफ आयन। यदि साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि साइज बड़ा होने से मतलब कि वो उतना अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे ना। साइज बड़ा होगा तो मतलब देखिए ये एक हो गया, ये एक दूसरा, तो इनका जो बॉन्डिंग होगा वो ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। और दूसरा क्या है, चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन मतलब कि जब चार्ज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा होगा। और लैटिस एनर्जी फॉर्मेशन की कम होगी, लेकिन उन्हें तोड़ने में जो लगेगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो वो जल्दी से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें तोड़ना हो तो हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। फिर यहाँ लैटिस एनर्जी की परिभाषा मैंने लिखी है कि 1 मोल ऋणायन और 1 मोल कैटायन को तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब फिर उसके बाद कुछ हम मतलब जो हमारे मतलब एटम होते हैं उनके कुछ गुणों को देख लेते हैं कि मतलब आबंध लंबाई उनकी कैसे जानते हैं, आबंध लंबाई क्या होती है, आबंध कोण क्या होते हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड कोड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, आबंध लंबाई क्या होती है, किसी अणु के आबंधित परमाणुओं के बीच की साम्यावस्था दूरी आबंध लंबाई होती है। ये कोई दो एटम है, ये कोई मान लीजिए और दो एटम है, अगर ये कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उनके न्यूक्लियस से साम्यावस्था में, उनके न्यूक्लियस से जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा वही उनकी आबंध लंबाई होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। आबंध कोण क्या होगा, ठीक उसी प्रकार होगा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई भी, मान लीजिए यहाँ कार्बन है, यहाँ इससे हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन इससे जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो झुकाव होगा वही उसका आबंध कोण होगा। आबंध कोण को भी देखिए परिभाषित किया है, किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच के कोण को आबंध कोण कहते हैं। मतलब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जो धारण कर रहे दो परमाणु हैं, दो युग्म परमाणु हैं, उनके बीच के कोण को, उनके बीच के झुकाव को आबंध कोण कहते हैं। आबंध एंथैल्पी क्या होती है, परमाणु के बीच उपस्थित, अब इस परमाणु के बीच उपस्थित जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में जो ऊर्जा लगे या इसको तोड़ने में जो ऊर्जा लगे वही हमारी आबंध एंथैल्पी है। आबंध कोटि क्या है, सहसंयोजी आबंध में किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंधों की कुल संख्या आबंध कोटि होती है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है CH4 हम कहें, तो कार्बन कितने बंध बनाया है हाइड्रोजन के साथ, 4 बंध बनाया है, तो इसकी आबंध कोटि कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड भी देख लेते हैं। अभी हमारा आयनिक बॉन्ड चल रहा था और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं चल रही थी। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अभी हमने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, कोई एक एटम हो गया, मान लीजिए A है, उसका एक ऑर्बिटल है, ये कोई एटम B है, ये उसका ऑर्बिटल है, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को रखकर, एक ये अपना इलेक्ट्रॉन रखे और एक ये अपना इलेक्ट्रॉन रखे, और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रखकर जो बॉन्ड बनाएंगे, ये जो बॉन्ड बनेगा इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर उसकी पोलैरिटी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कोई एक इलेक्ट्रो निगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है। ये A ये B हो गया, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन इसका A का हो गया, ये इलेक्ट्रॉन B का हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए B हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन कौन से तत्व हैं, FON, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन है। मान लीजिए B की जगह कोई फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर शिफ्ट कर लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी, आबंध ध्रुवता। ठीक है, ये मैंने दिखाया है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड में ऐसा आबंध ध्रुवता पाया जाता है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्लोरीन थोड़ा सा इसको अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, और ये शिफ्टिंग ही हमारी आबंध ध्रुवता कहलाती है। ठीक है,
यह मैंने इसको भी दिखाया है, ठीक है। अब VSPR थ्योरी अगले वीडियो में हम देखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।